लेकिन अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता केजरीवाल पढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक, कोई मंत्री ये संदेश क्यों नहीं पढ़ रहा है? अच्छा, एक चीज बताइए कि सुनीता केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो यही तो बता रही हैं कि भाई उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने, उसका समाधान करें। ऐसा क्यों नहीं दिखता कि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई ऐसा नेतृत्व है जो दिल्ली की कमान संभाल सके? एक वैक्यूम सा क्यों दिख रहा है सर? संजय सिंह है, सौरभ भारत, तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं। संजय सिंह के नाम पे किसने वोट दिया? या सौरभ भारद्वाज जी के नाम पे कितने लोगों ने वोट दिया है? दिल्ली में वोट किसके नाम पे दिया है लोगों ने? अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिया। ये जो षड्यंत्र की बात आप कर रहे हैं, कि आपका मानना है कि जुडिशियल स्पेस जो है वो भी षड्यंत्र में शामिल है? मेरा ये लिमिटेड सा क्वेश्चन है कि जब सेक्शन 50 पीएमएलए में कोई व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता, तो 18 बयान केजरीवाल के बारे में दिए गए जो हैं, उसको आपने छिपाया क्यों? कर दीजिए देश के सामने। भाई चार्जशीट होने पे सब कुछ पब्लिक हो जाता है ना। मॉल्टिक्स वाले भी पढ़े और आज तक वाले भी पढ़े, तमाम लोग पढ़े, और इंडिया टीवी वाले भी पढ़े, और पूरा देश 140 करोड़ लोग पढ़े। नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि व्यवस्था बदलेगी जब ईमानदार लोग सत्ता में आएंगे। लेकिन ईमानदार लोगों का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार में तो आ गई, व्यवस्था नहीं बदली लेकिन वो लोग बदल गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं राजकुमार आनंद, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। आज ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले दिल्ली में काफी उथल पुथल हमने देखी। संजय सिंह 6 महीने तक हिरासत में रहे, मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल के अंदर हैं, और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी जेल के अंदर हैं। परसेप्शन बहुत बड़ा होता है राजनीति में, चुनावी राजनीति में खास तौर पर। संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल वही कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। आज आपके सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया और वो कह रही है कि ये पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आप कौन से राजकुमार आनंद जी? वही जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी ने छापा मारा था, और तब सारी की सारी बीजेपी, उनका शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कह रहा था कि राजकुमार आनंद भ्रष्ट हैं, उनको जेल में डालो। तो बस मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि तुम कहते हो तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो, पार्टी विद द डिफरेंस है, तो आज एक ऐलान कर दो खाली कि हम राजकुमार आनंद को कभी बीजेपी में नहीं लेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी छापा मार रही है, 12 अप्रैल को जिसको ईडी का नोटिस मिला हुआ है, ईडी ने बुलाया था 12 अप्रैल को, आज 10 तारीख हो गई। बीजेपी से आप खाली ऐलान करा दीजिए कि भाई हम इस आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। जिस दिन उनके यहाँ 23 घंटे के छापेमारी हुई है, उस दिन भी वो केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, देख लीजिए आप। तो कई बार राजनीतिक दबाव को लोग नहीं झेल पाते हैं, तो आपको लग रहा है कमजोर पड़ जाते हैं राजनीतिक दबाव के तहत? 100%। और लग क्या रहा है? देखिए, लगने का सवाल वहां होता है जहां कोई प्रमाण ना हो। यहां तो महाराष्ट्र का उदाहरण है, सरकार तोड़ दी गई। कर्नाटक का उदाहरण है, सरकार तोड़ दी गई। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, उत्तराखंड का उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण है, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई। ये तो उदाहरण है। लगने का सवाल तो वहां होता है जहां पे कोई प्रमाण ना हो, पहली बार ऐसा किया। आप बताइए, दिल्ली में हम क्या कहते थे बार बार कि दरअसल ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हमारे विधायकों और मंत्रियों को तोड़ना चाहते हैं। उसी सवाल पे मैं मोदी मीडिया हमसे क्या कहता था? अरे आपको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक भोला बालक पार्टी है, वो तो बड़े मासूम है बेचारे। आप ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। मतलब वो मुझे जो मौसी से अमिताभ बच्चन की बातचीत है शोले फिल्म की, उस टाइप का लगता था मीडिया का रोल। कि मतलब जो गोदी मीडिया होता था वो ऐसे सवाल हमसे पूछता था कि अरे बीजेपी पे आपके पास क्या प्रमाण है कि वो आपके विधायकों को तोड़ लेंगे, आपके मंत्रियों को तोड़ लेंगे? देखिए ना, हो गया ना ये। चलिए सर, आरोप लग रहा था और ये संभावनाएं थी, ये संशय लगातार रखे जा रहे थे सामने कि ये पार्टी को तोड़ने की, सरकार को गिराने की बराबर कह रहा था, बराबर कही जा रही थी, और ये चीज अब होती दिख रही है। तो कितना बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए अब बन चुका है ये? देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने खतरा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे इक्का दुक्का लोग जरूर, जिनका मनोबल कमजोर है, वो टूट के जाएंगे। पूरी पार्टी बाकी
मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। एक सवाल और उठता है, खासतौर पे नैतिकता को लेकर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, नैतिकता की बहुत सारी बातें होती थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें होती थी, परिवार शामिल नहीं होगा राजनीति में, मतलब एक परिवार से एक व्यक्ति ही रहेगा राजनीति में, ये बात कही जा रही थी। ऐसा क्यों नहीं दिखता कि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई ऐसा नेतृत्व है जो दिल्ली की कमान संभाल सके? एक वैक्यूम सा क्यों दिख रहा है सर? संजय सिंह है, सौरभ भारत, तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं। संजय सिंह के नाम पे किसने वोट दिया है? या सौरभ भारद्वाज जी के नाम पे कितने लोगों ने वोट दिया है? मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि एक ही चेहरा है पार्टी का? सुन तो लीजिए पहले, आप पूरी बात तो सुनिए। दिल्ली में वोट किसके नाम पे दिया है लोगों ने? अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिया है। हमने घोषित करके बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे जी। तो कितनी सीट दी लोगों ने? 62 सीट। तो आप चाहते हैं कि हम दिल्ली के मतदाताओं के साथ विश्वासघात करें, उनके जनादेश के साथ विश्वासघात करें? जो जनादेश उन्होंने केजरीवाल जी के लिए दिया है कि आप 5 साल मुख्यमंत्री रह के हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, इलाज कराइए, फरिश्ते स्कीम लाइए, बिजली का इंतजाम कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए, तो हम उनके जनादेश के साथ विश्वासघात करें? ऐसा इस पार्टी में नहीं होगा। और आपने नैतिकता की बात की। भारत की आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया था, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, IRS की नौकरी छोड़ के आए। तो इसलिए नैतिकता किससे सीखनी है हमें? कौन सी पार्टी है जो नैतिकता की बात? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कौन सी पार्टी है जो नैतिकता की बात कर रही है? जिस पार्टी के अंदर मणिपुर के अंदर 1 साल से हिंसा चल रही है, कारगिल के फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, और उस मुख्यमंत्री को तो अपने कंधे पे बिठा के भाजपा वाले घुमा रहे हैं, वहां उनकी नैतिकता काम नहीं कर रही है कि उसका इस्तीफा ले लें। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को जीप से कुचल के मार देता है, पूरी दुनिया देखती है, उस गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। पहलवान बेटियों को तो न्याय नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए ना, कौन सी नैतिकता है? 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं महाराष्ट्र का, छगन भुजबल को मंत्री बनाते हैं, हसन मुशर्रफ को मंत्री बनाते हैं, नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाते हैं, जनार्दन रेड्डी को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, अशोक चौहान को शामिल करते हैं, नवीन जिंदल को शामिल करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा है, मुकुल राय है, शुभेंदु अधिकारी है, एक लंबी फहरिस्त है। येदियुरप्पा की पार्टी है और सबके खिलाफ। और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के कारण सजा हो चुकी है। ये नैतिकता हमें सिखाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल की लड़ाई इस्तीफे के मामले में मैं आपको बता दूं, वो इस बात की है कि इसको यहां रोकना होगा। अगर अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को तोड़ के, इनके विधायकों को तोड़ के खत्म किया जाएगा हमारी पार्टी को। फिर कल को यही चलन ये पंजाब में अपनाएंगे, 2 फर्जी मुकदमे लगाओ, भगवंत मान को गिरफ्तार करो, इस्तीफा मांगो, स्टालिन से मांगो, विजयन से मांगो, रेवंत रेड्डी से मांगो, सिद्धारमैया से मांगो, ममता बनर्जी से मांगो, नवीन पटनायक से, सारे विपक्ष की सरकारें देश भर में खत्म हो मतलब इस्तीफा ना देना एक तरीके की घोषणा है। रणनीतिक रूप से हमारी घोषणा है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की पहल, वरना तो हमको नैतिकता सिखाएगा कोई? जिस केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार को कोई इस्तीफा मांगने नहीं गए, तब यही भाजपाई क्या कह रहे थे? सरकार चलाओ, क्यों इस्तीफा दिया, भगोड़ा है, फलाना, चित भी मेरी, पट भी मेरी। एक और भगोड़ा कह रहे थे हमको, कह रहे थे नहीं कह रहे थे, बताइए आप। नहीं, वो बिल्कुल, वो सारा कुछ चल ही रहा था, वो विमर्श। एक सवाल और उठता है सर कि आप, हमसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, उस दौर में भी नैतिकता के आधार पे हमें लगा इस्तीफा देना चाहिए। 49 दिन की सरकार को लात मार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया था केजरीवाल, वो सच है। लेकिन ये लड़ाई नैतिकता की बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई है आम आदमी पार्टी को, उसके सिद्धांतों को, और एक बेहतरीन सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसको बचाने की लड़ाई। आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों की जब आप बात करते हैं सर, तो एक आरोप और लग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी वोकल आरोप है ये, कि जेल से सरकार चलेगी। ठीक है, ये एक असर्शन है आप लोगों का और एक रणनीतिक स्ट्रेटजी है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता केजरीवाल पढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी का कोई विधायक, कोई मंत्री ये संदेश क्यों नहीं पढ़ रहा है? अभी संवाद में उनके साथ वही है, उनसे फोन पे। अच्छा, एक चीज बताइए कि सुनीता केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो यही तो बता रही हैं कि भाई उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने, उसका समाधान करें। लेकिन इसमें क्या गलत है, मुझे समझा सर, दीजिए। मेरा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल सरकार का हिस्सा तो नहीं है, तो हमने अगर क्या कहा? मुख्यमंत्री ये कम्युनिकेशन कर रहा है तो जी हाँ। सरकार के किसी व्यक्ति के साथ कर सकता था, अपनी पार्टी की किसी अगर व्यक्ति के साथ उनके भी कर माध्यम सकते से थे। चली आई बात, तो कोई ऐसा अपराध अब मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अपराध नहीं है, लेकिन परसेप्शन की बात जब मैंने शुरू में परसेप्शन की बनाने है। दीजिए। हमने तो कह दिया ना, ऑफिशियली आपके सामने आके कह दिया, पूरे देश के सामने कह दिया, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हमने सर्वे करा कर कह दिया केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हाईकोर्ट में बीते दिनों जो कुछ बातचीत हुई है, और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि हमारे पास एडिक्वेट सबूत हैं और ईडी ने एडिक्वेट सबूत पेश किए हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये लड़ाई कमजोर दिख रही है? अब देखिए, न्यायिक सबूत प्लेटफॉर्म पर सही भी- है या गलत है, ये तो आप भी जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट में तय होता है। जब ट्रायल होगा, एक एक सबूत पे पूछताछ होगी, वो तब तय होगा कि सबूत सही है या गलत है। दूसरी बात क्या है कि सेलेक्टिव तरीके से अगर आप कोर्ट के सामने साक्ष्य रखेंगे तो आप कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल का मामला क्या है, ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। केजरीवाल का पूरा मामला झूठ और फर्जी मुकदमे की बुनियाद पे है। 162 गवाह ईडी के हैं, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 456 कुल गवाह हैं। 4 गवाहों ने कुल अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया है। अब वो 4 गवाह किन परिस्थितियों में नाम लिए हैं, ये भी जानना जरूरी है। 16 सितंबर 2022 को मंगुंटा रेड्डी के घर पे छापा पड़ता है। 10 फरवरी 2023 को राघव रेड्डी, उसके बेटे की गिरफ्तारी हो जाती है। 16 जुलाई 2023 को राघव रेड्डी केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है और 18 जुलाई 2023 को उसकी जमानत हो जाती है। तीसरे गवाह है शरद रेड्डी। 9 नवंबर को ईडी का छापा पड़ता है 2022 में, 10 नवंबर 2022 को उनकी गिरफ्तारी होती है। 25 अप्रैल को केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं और उसी समय उनकी जमानत हो जाती है। इस दौरान इन तीनों व्यक्तियों ने, यानी राघव रेड्डी, मंगुंटा रेड्डी ने मिलाकर 10 बयान दिया। 8 बयान ईडी ने छिपा लिया, 2 बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया वो रिकॉर्ड पे रखा। 12 बयान शरद रेड्डी ने दिए, 10 बयान ईडी ने छिपा लिया, 2 बयान कोर्ट के सामने रखा और बाकी बयान, उसी के बाद उसको बेल मिल जाती। आप मुझे बताइए, जब कोर्ट के सामने आप पूरा साक्ष्य नहीं रखेंगे तो ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि आपने कागज वहां सजा के रखा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जब केजरीवाल पेश हुए तो उन्होंने ये सारी बात रखी भी थी और इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई इस बात के ऊपर। लेकिन हाईकोर्ट में जब यही बात, आर्ग्यूमेंट टाइम को लेकर भी रखा केजरीवाल ने कि किस टाइम में गिरफ्तार किया जा रहा है, जब चुनाव अप्रोच कर रहे हैं, तो कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि किस टाइम में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर अप्रूवर्स को लेकर आपका जो कंसर्न है कि अप्रूवर्स को क्या जमानतें मिली हैं या फिर क्या उनको किस पार्टी ने टिकट दिया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब तो ये है कि शराब घोटाले का एक केस है एकदम और उस केस में आपके खिलाफ सबूत है। बिल्कुल आपने सही बात कही। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए, सेक्शन 50 पीएमएलए क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को झूठा बयान देने का अधिकार नहीं है। वो कहता है सेक्शन 50 पीएमएलए, और किसी का भी बयान होता है, मैं अपने बारे में तो नहीं बोल सकता, कोर्ट ने मना किया है, किसी से भी पूछिएगा जो ईडी के सामने गया होगा, पहला काम ईडी के अधिकारी कहते हैं, भाई देखो सेक्शन 50 पीएमएलए में आपका बयान ले रहे हैं, ये बयान 164 के बराबर ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बराबर ही महत्वपूर्ण है, और इसमें अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मेरा सिंपल सा सवाल यह है, 18 बयान अरविंद केजरीवाल के बारे में जो 3 व्यक्तियों के द्वारा दिए गए, मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी और शरद रेड्डी के द्वारा, उन 18 बयानों को जब वो सच हैं, जब वो झूठे हो ही नहीं सकते, तो आपने कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? ये तो मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल है। आपके मन में क्या चोर है, क्यों नहीं रखा आपने? भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया था तो सारे बयान आप कोर्ट के सामने रख देते, रखना चाहिए था। कोर्ट बता देता कि हाँ ये बयान में हमें भरोसा है, इस बयान में हमें भरोसा नहीं है, इस बयान में हमें भरोसा है, इस बयान में हमें भरोसा नहीं है।
तो ये मेरा सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि एक षड्यंत्र चल रहा है आप लोगों के खिलाफ? एकदम गहरी साजिश के तहत ये पूरा और क्या मामला आप बना ये है। मानते और हैं कि अगर आप जुडिशियल- शराब घोटाले की बात आप करें तो कमल छाप दारू घोटाला हुआ है जिसमें बीजेपी ने 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से लिया है। 5 करोड़ रुपए अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद 15 नवंबर को दिया और अपनी रिहाई तक उन्होंने 55 करोड़ रुपए दिए। नहीं, 55 करोड़ में से 66% बीजेपी के पास गया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आप जिक्र कर रहे हैं। 55 करोड़ रुपए पूरा का पूरा गया। 66% बीजेपी के पास है, बाकी और ना पार्टियों ना के ना पास ना गया, ना, सर। 55 करोड़ रुपए पूरा गया और बाकी जो 5 करोड़ रुपए पहले का है और बाकी जो उनका टोटल उन्होंने दान दिया, जिसमें दूसरी पार्टियों को भी उन्होंने दान दिया है, उसमें से 66% बीजेपी को है। चलिए, ये जो षड्यंत्र की बात आप कर रहे हैं, कि आपका मानना है कि जुडिशियल स्पेस जो है वो भी षड्यंत्र में शामिल है? हमने एक बार भी ऐसा नहीं कहा और मैं कहने वाला होता भी कोई नहीं। मैं कौन होता हूँ जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाने वाला? लेकिन जुडिशरी के सामने पूरे साक्ष्य नहीं रखे जा रहे हैं, ये मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। तो ये इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या कहेंगे? इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी कैसे हुई भाई? नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं हाईकोर्ट वाला जो अब ये मैं आपको इसीलिए फिर षड्यंत्र वाली बात आती है ना कि भाई अगर आपने जुडिशरी के सामने सारे साक्ष्य रखे ही नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा? कैसे जुडिशरी भी कैसे जान पाएगी कि हाँ इस मामले की सच्चाई क्या है? मेरा ये लिमिटेड सा क्वेश्चन है कि जब सेक्शन 50 पीएमएलए में कोई व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता तो 18 बयान केजरीवाल के बारे में दिए गए जो हैं उसको आपने छिपाया क्यों? कर दीजिए देश के सामने। भाई चार्जशीट होने पे सब कुछ पब्लिक हो जाता है ना। मॉल्टिक्स वाले भी पढ़े और आज तक वाले भी पढ़े, तमाम लोग पढ़े, और इंडिया टीवी वाले भी पढ़े और पूरा देश 140 करोड़ लोग पढ़े कि उसी मंगुट्टा रेड्डी, राघव रेड्डी और शरद रेड्डी ने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, सुप्रीम कोर्ट का, कि शुरुआती बयान ज्यादा महत्वपूर्ण और भरोसे के होते हैं, ज्यादा क्रेडिबल माने जाएंगे, ज्यादा क्रेडिबल माने जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं तो क्या बताऊं, 6 महीने जेल में रह के यही सब करता रहा। अब सर हाँ, यहां से एक सवाल उठता है कि 6 महीने आप जेल में रहे, 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल का जेल का ये ड्यूरेशन कितना लंबा हो सकता है? अब मुझे लगता है कि हम लोगों की जो जेल यात्रा रही उस दौरान बहुत सारे कागजात अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हुए हैं। इसी मार्च महीने में इंस्पेक्शन का ऑर्डर मिला हमारे वकीलों को, तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों को जल्दी ही न्याय मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी मैं मानूंगा कि सेक्शन 50 पीएमएलए जो है, पीएमएलए का जो पूरा कानून है, पीएमएलए का जो पूरा कानून है, इसमें ऐसी जटिलताएं हैं, ऐसे कानून इसमें प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल का काम होता है। और कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोर्ट से बेल ना मिलना किसी को दोषी सिद्ध नहीं करता है। कई बार लोअर कोर्ट से एक फैसला आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको बदल देती है, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट से असहमत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट उसको बदल देती है, इसका मतलब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से असहमत है। हाई कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देती है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से असहमत है। हाई कोर्ट के 2 जजों का फैसला आता है, 3 जज बदल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला आता है, 3 जज बदल देते हैं। 3 जजों का फैसला 5 जज बदल देते हैं और 5 जजों का फैसला 7 जज बदल देते हैं। और सबका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदल देते हैं। फिर आप देखिए, आप कह रहे थे कि जुडिशरी पे आप आरोप नहीं लगाएंगे। नहीं, आरोप तो हो गया, आरोप नहीं लगा रहा हूं, या तो एफिशिएंसी पे आरोप हो गया। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो जुडिशरी की तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 5 जजों ने दिल्ली सरकार के पक्ष में एक फैसला दिया। 5 जजों की खंडपीठ ने, उन्होंने कहा भाई सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, और 5-0 का एक भी डिसेंट नोट नहीं था, बिल्कुल 5-0 का फैसला हमारे पक्ष में आया। मोदी जी ने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को नहीं मानते। संवैधानिक तो जुडिशरी, मैं भाई आपकी बात को मान, मैं इसीलिए तो कहा ना, मैं आपकी बात को एकदम अक्षर सा मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो कानून सत्ता को पसंद नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उसको बदल देते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड हुआ है ना, जिसमें ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति चंदा दे रहा है, फिर ठेका में ले रहा है 3.8 लाख करोड़ के ऐसे ठेके हुए कंपनियों के,
फिर दिख रहा है ईडी सीबीआई का छापा हो रहा है कंपनियों पे, फिर वो बीजेपी को चंदा दे रहा है। फिर देख रहा है शरद रेड्डी गिरफ्तार हो रहा है, फिर बीजेपी को चंदा। तो ये जो क्विड प्रो को का सामने सीधा साधा मामला दिख रहा है, तो इसके पीछे भी मैं एक चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि इसमें नियम का बदलाव किया गया। कंपनी एक्ट कहता है 2017 तक कि जो भी आपका मुनाफा होगा पिछले 3 वर्षों तक, उस मुनाफे में से आप 7.5% तक पार्टियों को चुनावी चंदा दे सकते हैं। इसमें बदलाव कब होता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं 2017 में, वो कहते हैं नहीं भाई ऐसे तो ब्लैक मनी आ ही नहीं पाएगी, तो उन्होंने बदलाव किया। इसमें घाटे जिन कंपनियों को हो रहे थे उन्होंने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दिया। नहीं पहले नहीं दे सकते थे। हाँ, बाद में दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड। भारतीय एयरटेल 77,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी और उसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, और 200 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया उन्होंने। तो आप बताइए, घाटे की कंपनियां, जीरो प्रॉफिट की कंपनियां, जिस कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ है वो 175 करोड़ रुपए दान दे रही है, ऐसी दिलदार कंपनी कौन है भैया बताओ मुझे? वो तो खैर सबको दिख ही रही है। तो ये सेल कंपनीज है, ये सेल कंपनीज है, फर्जी कंपनियां हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमने 3 लाख कंपनियां बंद करा दी और कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये वही फर्जी कंपनियां हैं। और आपको याद, एक बात और याद कर लीजिएगा, और उस समय की खबर आप खोजेंगे तो मिलेगी, जब ये बदलाव कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उस समय चुनाव आयोग ने अपनी चिंता जाहिर की कि भाई ये काम मत कीजिए, वरना क्या होगा कि ब्लैक मनी जो है वो चुनाव में बहुत आएगी और कुछ कंपनियां, सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां सिर्फ चुनावी चंदा देने के उद्देश्य से बनाई जाएंगी। और वही हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल चुनाव आयोग ने उस वक्त कही भी, होता भी दिख रहा है। सर, जितने भी षड्यंत्रों के आरोप आप लगा रहे हैं या जो चीज़ें दिख रही हैं, इन सब चीज़ों से लड़ाई तो राजनीतिक होगी, और राजनीतिक लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चुनाव है। फिलहाल तो चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आप कह रहे हैं कि ड्यूरेशन कम हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है कि मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में, आप 6 महीने तक जेल में रहे, चुनाव 19 तारीख को वोटिंग होनी है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। आपने इस इंटरव्यू में बात कही कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट किया था दिल्ली वालों ने विधानसभा में। ठीक है, आपका सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा वोट पुलर जो है वो जेल के अंदर है। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे चुनाव? अभी भी हम अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने तस्वीर लगा के क्या कहा है, जेल का जवाब वोट से। तो केजरीवाल जी को जो जेल भेजने का काम किया है, इतनी बेहतरीन व्यवस्था देने के बावजूद, तो उनको जेल में आज की तारीख में डाला गया है, तो उसका जवाब अपनी वोट की ताकत से दीजिए, ये हम कह रहे हैं लोगों से। लोग अपने वोट की ताकत से इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपके पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो नेता हैं, आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, पार्टी को जोड़े रखने के लिए कोई खास स्ट्रेटजी आपने निर्माण की है क्या? मैंने बार बार एक ही बात कहा है, देखो भाई, तुम्हारे अपने हाथ में है कि तुम इतिहास में किस रूप में अपने आप को चाहते हो कि तुमको याद किया जाए, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। ये तो एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई ना। नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां तो पहले भी आई हैं लोगों के सामने। भाई, मैंने आते ही एक लाइन पढ़ी थी भगत सिंह जी की कि जब उनको फांसी की सजा हो गई, उनके भाई उनसे जेल में मिलने आए तो मायूस थे, और जब वो गए तो भगत सिंह जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि भाई तुम आज मुझे बड़े मायूस दिखे, कुलतार सिंह जी को लिखा, और लिखा कि अब देश की आज़ादी की लड़ाई का कारवां बढ़ाने की तुम लोगों को जिम्मेदारी है, ये है वो है। लिखने के बाद उन्होंने लास्ट में लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है। जफ़ा का मतलब होता है अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो कुछ लोगों को तो इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आपको कार्यकर्ता माला पहनाता है तो बहुत अच्छा लगता है, जिंदाबाद लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है संजय सिंह को कि भैया भाई हमारी तो जिंदाबाद लग रही है, और छोटे से संकट की वजह से जाके आप नतमस्तक हो जाइए कहीं, तो ये कैरेक्टर इंसान सितम की इंतहा देखते देखते हो सकता है संजय सिंह ना डिगे अपने रास्ते से, लेकिन बहुत सारे लोग डिग सकते हैं। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में ऐसे हैं जो नहीं डिगेंगे, कम संख्या में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बहुत डिगने वाले या ना डिगने वाले? ना डिगने वाले, ना डिगने वाले। अच्छा सर, परसेप्शन, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि नहीं डिगेंगे,
ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। इसीलिए हमारा जन्म ही आंदोलन से हुआ है। इसीलिए एक सवाल मैं वहां से पूछना चाहूंगा जहां से इस पार्टी का जन्म होता है कि परसेप्शन का जो खेल है राजनीति में, खासतौर पे चुनावी राजनीति में, उससे आप इंकार तो कर नहीं सकते हैं। एकदम मानते हैं कि परसेप्शन का खेल होता है। जब आपकी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति ये कहेगा कि ये पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। दूसरी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया को हमने गोदी मीडिया बनते हुए देखा है। वो मीडिया लगातार एक तरह की बात करता रहेगा, एक डायरेक्शन में बात करता रहेगा, तो आम लोगों तक जो सूचना पहुंच रही है उसके हिसाब से एक परसेप्शन तो बनता है ना। ये बात उठनी शुरू हो सकती है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम लेकर आए थे ये लोग, खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इस परसेप्शन से कैसे लड़िएगा? देखिए, वो इतने लोग मूर्ख नहीं है। वो एक तरफ देख रहे हैं कि भाई जिस आदमी के ऊपर आप 77,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसको चक्की पीसिंग कहते हैं, फिर उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं इस बात को कि किस तरह से बीजेपी के लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार का पहले आरोप लगाते हैं, फिर तपस राय जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, ईडी का छापा मरवाते हैं। यही राजकुमार आनंद जी के यहाँ 23 घंटे का ईडी का छापा हुआ। और आज है अपनी ज्वाइनिंग से 1.5 घंटे पहले उन्होंने मेरा वीडियो ट्वीट किया है। आप बताइए। ज्वाइनिंग अभी नहीं किया, अभी तो बस इस्तीफा दिया है। अरे अपना इस्तीफा देने से पहले। अच्छा, ज्वाइनिंग नहीं किया है तो चलिए बीजेपी वालों से नहीं, आप मान के चल रहे हैं कि ज्वाइन तो करने ही वाले नहीं, मैं कह रहा हूं कि इतना कहलवा दीजिए कि भाई जिस व्यक्ति के घर में 23 घंटे छापा पड़ा है ईडी का, ऐसे व्यक्ति को हम बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए, वो तो उनसे कभी बात होगी तो कहलवाएंगे। बहरहाल, आपसे एक सवाल मेरा ये भी है सर कि आपने कहा कि पहले डराओ धमकाओ, आरोप लगाओ भ्रष्टाचार का, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लो। ये चीज़ हमने देखी। तो डराया, धमकाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपको तो जेल के अंदर भी डाला, तो ऑफर भी मिला होगा। हमारे बारे में जानते हैं, जिद्दी आदमी है, इसलिए कोई ऐसा नहीं। आपकी पार्टी आतिशी मारलेना ने ये बात कही कि नहीं, तो हमारे, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे जो साथी हैं वो भी सही बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ आपके सामने। तो ऐसा क्या शील्ड है संजय सिंह के पास कि उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं? वो देखा उन्होंने कि ये पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाता रहता है। देखा उन्होंने कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के सामने ये झुकता नहीं, तो इसलिए प्रयास नहीं किया उन्होंने। ठीक है, एक और सवाल सर, और आखिरी सवाल। बड़ा समय हो रहा है, उसके लिए आपका शुक्रिया कि आप दे रहे हैं समय। अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर हैं, एक मिसिंग आउट सिंड्रोम साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, है ना, और भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं, जिन आरोपों को आप लगा रहे हैं लगातार, कि वो तोड़ने का प्रयास कर सकती है, क्या इसमें भरोसे का एक विघटन भी हो रहा है अपनी पार्टी की तरफ भी कि हमारे नेता रहे ना रहे, डिगे? देखिए, ऐसा है, भरोसे का कोई विघटन नहीं हो रहा है। आज भी हम लोगों ने यही बात कहा कि कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं ऐसी परिस्थितियों को, इसके कारण वो नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि आपको याद किया कैसे किया जाएगा, ये आपके हाथों में। सवाल का बेस ये था सर, सवाल का कारण ये था कि अपने संदेश के वाहन के लिए पार्टी का या सरकार का कोई अंग को ना चुनना, क्या कारण है इसका? किस अंग को नहीं चुन रहे हम? मतलब पार्टी या सरकार के किसी व्यक्ति को चुन सकते थे ना अरविंद केजरीवाल अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। मैं कह रहा हूँ, अभी समस्या कहाँ आ रही है उनका, किसी कोई उनका मैसेज पहुंचाने में, या पार्टी का काम चलाने में, या इतनी बड़ी 31 मार्च की रैली करने में, या बिजली विभाग का, पानी का, स्वास्थ्य का काम करने में, कहाँ एजुकेशन का काम करने में समस्या कहाँ आ रही है? वो बताइए। ये बन रही है ना कि भाई पार्टी में और किसी व्यक्ति पे या तो विश्वास नहीं है या और कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए परिवार के ही एक व्यक्ति को चुना। ऐसे बातें फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। ये तो अपनी अपनी अटकलें लगाने की बात है, कुछ भी कहते रहिए। ठीक, चुनावों को कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर, दोनों ही कंडीशंस को देखते हुए? जेल का जवाब वोट से हमारा नारा है दिल्ली के अंदर, और हमने जो कुछ कार्यक्रम तय किए हैं अपने, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। विधानसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलताएं आप लोगों को मिली हैं, लोकसभा चुनावों में नहीं मिली। इस बार लोकसभा विधानसभा दोनों में मिली। कौन कौन सी सीट्स दिल्ली में लग रही हैं कि मजबूत हैं? हम तो 7 जीतने के लिए लड़ेंगे। कौन कौन से और जीतेंगे? इंडिया गठबंधन, मैं 7 सीटों की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ 23 सीटों पे, बल्कि जहाँ जहाँ हम लोगों की भूमिका होगी उसको पूरा करेंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संजय सिंह हमारे साथ थे जो कह रहे थे कि 7 सीट जीतेंगे और जेल का जवाब वोट से, इस नारे के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पॉलिटिक्स को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बातचीत में आपके कुछ सवाल रह गए हों, कुछ सजेशंस हों, कुछ टिप्पणी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।